हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू अनदर कक्षा इन पाजी की कक्षा। तो भाई देखो, आज से हम एक ऐसी सीरीज चालू करने जा रहे हैं जो ना पहले कभी देखी है और ना कभी पहले सुनी है। जी हाँ, हम लोग हर एक चैप्टर की कुछ इस तरीके की स्ट्रेटजीज लेके आने वाले हैं जो आपको इस चैप्टर को आसानी ही नहीं बल्कि इजी टू स्कोर बना देगा इन योर फाइनल एग्जाम्स ऑफ क्लास 12 बोर्ड्स। तो इसी शुभ शुरुआत के साथ शुरू करते हैं जहां हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस को लेने जा रहे हैं। अब इस सॉल्यूशंस चैप्टर के नाम से ही सबसे पहले काफी लोगों को धक धक होने लग जाती है कि अरे यार सॉल्यूशंस, बाप रे, इतना सारा कुछ है उसके अंदर। हाँ, चैप्टर तो बहुत बड़ा है और फाइनली इस पूरे चैप्टर को करने पे आपको मिलने भी 7 मार्क्स वाले हैं, तो काफी हैवी भी है मार्क्स के मामले में। लेकिन आपको ये चीज समझनी है कि इस सॉल्यूशंस चैप्टर को करने के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए, एक फिनोमिना चाहिए कि इस चैप्टर को विजुअलाइज कैसे किया जाए। तो बस आज ये पाजी आपके लिए आ गया है और ये कक्षा आपको इस चैप्टर को विजुअलाइज करने में हेल्प करेगी, जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर के 7 मार्क्स एकदम फिक्स हो जाएंगे। आपको ये चैप्टर पूरे तरीके से स्ट्रेटेजाइज करने के लिए वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो स्ट्रेटेजी आधी छोड़ दी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आधी स्ट्रेटेजी के साथ इस चैप्टर को कैसे कंप्लीट किया जाए। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पाजी आज आपका ये चैप्टर बिल्कुल आसान कर देगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रोड मैप। अब अगर आप इस रोड मैप में देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैक्सिमम बच्चे यहां पर मिस आउट कर जाते हैं इज टू विजुअलाइज द टॉपिक्स। अब अगर आप इस टॉपिक्स को देखेंगे तो मैंने इस पूरे मैप के अंदर आपके लिए उन टॉपिक्स को क्या कर दिया है, छोटा छोटा हाईलाइट फॉर्म में डाल दिया है। तो देखो, चैप्टर को पहले डिवाइड करना है। हम क्या करते हैं, पूरे चैप्टर को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। नहीं, दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक द स्टूडेंट कैन डू। तो प्लीज बने रहिएगा कि पहले अपने को सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझना है कि व्हाट इज कंसंट्रेशन। फिर दूसरे पार्ट में अपने को समझना है कि सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, राइट। फिर तीसरे पार्ट में जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे कि राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, राइट। दिस इज अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। उसी वेपर प्रेशर के अंदर एक सब टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं एजियोट्रोप्स। एंड देन फाइनली you get the most important part of this chapter, and that is nothing but colligative properties. So you see, आप इस चैप्टर को पूरे तरीके से देखने की बजाय आप 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके देखो। एंड माइंड इट, ये आपने ना पहले कभी देखा है ना कभी पहले सुना है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी स्ट्रैटेजी आपको इस चैप्टर के बारे में ना किसी ने पहले दी है और ना कभी दे पाएगा, बिकॉज दिस कम्स विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कि इस चैप्टर को विजुअलाइज कैसे किया जाए। करेक्ट है। तो व्हाट वी विल डू इज, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस चैप्टर हम लोग हर एक पार्ट को एक एक करके ओपन करेंगे, हाईलाइट लेके आएंगे। उसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो मैं आपको लिखवाते जाऊंगा। आपकी पेन और नोटबुक आपके सामने होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर आप किसी चैप्टर को या किसी लेक्चर को सुन रहे हो, यू ओनली रिटेन 30% ऑफ दैट लेक्चर। बट अगर उस सुनने के साथ साथ आप लिखना चालू कर दो तो वही रिटेंशन 70% से ज्यादा हो जाता है मेरे बच्चों। जी हाँ, 30% अगर आप सिर्फ सुन रहे हो और 70% अगर आपने उसके साथ लिखना चालू कर दिया। तो बच्चा बोलता है सर रेस्ट ऑफ द 30%। रेस्ट ऑफ द 30% आता है जब आप इस चैप्टर को, इस स्ट्रैटेजी को किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर लो। डिस्कस करते हुए आप उसको समझाओगे, एंड व्हेन यू टीच इट यू मास्टर दैट टॉपिक, राइट। तो ये 3 चीजें याद रखिएगा व्हाइल यू आर डूइंग द स्ट्रैटेजी वीडियोस। एक, आपको सुनना तो है ही, दूसरा आपको लिखना है, तीसरा
आपको ये स्ट्रैटेजी किसी एक फ्रेंड के साथ डिस्कस कर लेनी है कि किस तरीके से सॉल्यूशन चैप्टर को विजुअलाइज किया जाए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्मॉल टॉपिक दैट इज नथिंग बट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस सबसे पहले होता क्या है, पहले इतना समझ लेते हैं कि व्हाट आर सॉल्यूशंस। तो भैया सॉल्यूशंस इज नथिंग बट अ होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। सॉल्यूशंस क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। What do you mean by homogeneous mixture? A mixture which is uniform in composition. Uniform in composition. ये लिख लीजिएगा, यूनिफॉर्म इन कॉम्पोजिशन। डे टू डे जिंदगी में आपने इतना देखा है सॉल्यूशंस को अपने अराउंड कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपने सॉल्ट सॉल्यूशन देखा होगा, सॉल्ट को जब पानी में डालते हो। आपने ऑरेंज जूस पिया होगा, नींबू पानी पिया होगा। ये सारे के सारे आपके होमोजीनियस मिक्सचर है। और आप इन मिक्सचर्स में देखोगे कि कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है। मतलब आप ऑरेंज जूस को ऊपर से पियो या नीचे से चम्मच डाल के निकाल के पियो, इट टेस्ट सेम। व्हाट इज दैट? दैट इज द मीनिंग इज कि भाई वो यूनिफॉर्म है। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल सी चीज, होमोजीनियस मिक्सचर है ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स को मिक्स करने पे कंपोनेंट्स सेम फेज में चले जाते हैं। इज दैट ओके? एकदम ही सिंपल सा चीज है। अब इस होमोजीनियस मिक्सचर में हम जो इस चैप्टर में पढ़ते हैं, वी टॉक अबाउट बाइनरी सॉल्यूशंस। अच्छा, बाइनरी सॉल्यूशन से कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन विच कंटेन्स, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से लिख लीजिएगा, विच कंटेन्स टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट वाला सिस्टम। अब मिक्सचर है तो मिक्सचर तो यार दो से ज्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहां पर दो कंपोनेंट वाले सिस्टम को ही पढ़ेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड, उस दो कंपोनेंट वाले सिस्टम के अंदर आप दो डेफिनेशन सबसे पहले ध्यान रखेंगे। एक का नाम है सल्यूट और दूसरे का नाम है सॉल्वेंट। इनके स्पेलिंग में ही इनकी डेफिनेशन छुपी हुई है। अगर आप देखोगे तो सल्यूट इज अ 6 कैरेक्टर वर्ड, राइट, एंड सॉल्वेंट इज अ 7 कैरेक्टर वर्ड। So, solute is the one which is present in small quantity or less quantity, and the solvent is the one which is present in the larger quantity or higher quantity in the mixture. Plus, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो also आपका phase of the solution डिसाइड करेगा। ठीक है? तो फेज अपने पास 3 तरीके के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन भी कुछ इसी तरीके से दिया जाता है कि सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और गैसियस सॉल्यूशंस। तो पहले तो आपको इतना पोर्शन क्लियर होना चाहिए कि सॉल्यूशन केमिस्ट्री क्यों जरूरी है हमारे लिए डे टू डे लाइफ में। बिकॉज सॉल्यूशन केमिस्ट्री हमारे डे टू डे जिंदगी में इतनी सारी है कि एक्चुअली में हम सॉल्यूशन से ही गिरे हुए हैं। हम प्योर सब्सटेंस तो बहुत कम यूज करते हैं, वी यूज मोर ऑफ सॉल्यूशंस। फेयर है? तो इतना दिमाग में रखते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे, जहां पर हमें सल्यूट सॉल्वेंट की नॉलेज आ गई, सल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है वो पता चल गया। अब हमें जानना है कि भैया हाउ डू वी क्लासिफाई द सॉल्यूशंस। तो क्लासिफिकेशन जो है वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे होता है। एक होता है बाइनरी, दूसरा होता है टर्नरी, तीसरा होता है क्वाटरनरी। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। बाइनरी अगर 2 कंपोनेंट सिस्टम है तो टर्नरी कितने कंपोनेंट होगा? 3। और क्वाटरनरी कितना होगा? तो 4। इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पूरे चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशंस पे ही बात करेंगे। फेयर है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, फेज के बेसिस पे अगर मुझे डिफाइन करना है तो फेज के बेसिस पे मेरे प्यारे दोस्तों, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 तरीके के आपके सिस्टम्स बनते हैं। और वो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो किस तरीके से आपके
एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बस उसी टेबल को एक नए अंदाज में लेके आया हूं मैं आपके लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशंस, एंड वन बाय वन अगर हम डिस्कस करने लगे तो गैसियस सॉल्यूशंस में गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। अब ये जो डैश होता है ना, ये डैश के पहले है ना सल्यूट का फेज होता है, और डैश के बाद है ना सॉल्वेंट का फेज होता है। ये IUPAC का स्टैंडर्ड कन्वेंशन है जिसको आप नकार नहीं सकते हो। यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। व्हाई? बिकॉज इट इज स्टैंडर्डाइज्ड by a union which is not national, it is an international union of pure and applied chemistry. तो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में टेबल नंबर 1 जो सॉल्यूशंस चैप्टर है उसका टेबल नंबर 1 में इस तरीके से गैसियस, लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशंस के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और हर एक एग्जांपल में आप देखोगे कि इट्स अ वेरी वेरी डे टू डे जिंदगी में देखे जाने वाले एग्जांपल। जैसे गैस इन गैस, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म विद N2, सॉलिड इन गैस, कैम्फर इन N2, राइट, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सो गैस लिक्विड, लिक्विड लिक्विड एंड सॉलिड लिक्विड। अगर आप देखोगे तो गैस लिक्विड में O2 डिसॉल्व्ड इन वाटर, CO2 डिसॉल्व्ड इन वाटर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, आप कितने सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक से घिरे हुए हो, राइट, थम्स अप, कोक, पेप्सी, फैंटा, ये सारे के सारे आपके क्या है, गैस इन लिक्विड वाले सॉल्यूशंस है। कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, फिर लिक्विड लिक्विड, इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर, फिर सॉलिड लिक्विड। अब इसके भी कितने सारे एग्जांपल्स है डे टू डे जिंदगी में, दैट इज सॉल्ट इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, शुगर इन वाटर, बहुत सारे एग्जांपल्स आप ऐसे बना सकते हो। एंड फाइनली नॉट द लीस्ट, सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। बच्चा बोलता है सर सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड भी कोई एग्जांपल हो सकता है सर? हाँ, तो देखो सॉलिड इन सॉलिड के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, Cu dissolved in gold, that's obviously one example, बट आपको मैं याद दिलाऊं कि आपके जितने भी अलॉयज हैं वो सारे के सारे आपके सॉलिड इन सॉलिड के एग्जांपल्स हैं, ऑल द अलॉयज। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी है कि ऐसे बहुत सारे अलॉयज हैं डे टू डे जिंदगी में जो हम यूज भी करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के इंट्रो पैराग्राफ में ऐसे कुछ 3 अलॉयज का नाम लिखा हुआ है। अगर आप वो नाम ढूंढ के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दे कि वो अलॉय का नाम क्या है और वो अलॉय के नाम के साथ वो कौन से मेटल से बना हुआ है, तो दैट वुड बी लवली, राइट। अगर आप वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं कि वो अलॉयज कौन कौन से, तो चलो मैं एक हिंट देता हूं। पहले पैराग्राफ में जाके आप ढूंढिएगा ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर, ऐसा करके 3 नाम दिए हुए हैं। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये तीनों में कौन से मेटल्स हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। अब इसी के साथ मैं ऐड कर देता हूं आपके लिए जो आपका स्टेनलेस स्टील, डे टू डे जिंदगी में आप जो स्टेनलेस स्टील यूज करते हो वो किस चीज का अलॉय है और उसके अंदर मेजरली 2 कौन से एलिमेंट्स हैं। वैसे तो बहुत सारे होंगे बट मेजरली कौन से 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो आप गूगल करिएगा, ढूंढिएगा और कमेंट बॉक्स में डालिएगा। दिस इज योर लर्निंग फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी वीडियो। भाई हम कुछ भी स्पून फीड नहीं करने वाले हैं आपको, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से आए हैं कि ये कर लिया तो पूरा चैप्टर हो जाएगा, तो वो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बुक रीडिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो तो कोई भी मेंटर आपके साथ नहीं होने वाला है जो आपको स्पून फीड करके दे कि देख बेटा ये बुक में से ये पढ़ना है, देख बेटा ये बुक में से ये पढ़ना है। ना ना ना, जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे द प्रोफेसर्स विल नॉट इवन केयर व्हाट यू आर स्टडीइंग। आपको उनको अप्रोच करना पड़ेगा कि सर मैंने ये पढ़ा, आप मुझे बताओ कि क्या ये सही है कि नहीं है। दे आर वेरी हेल्पफुल बट दे विल नॉट बी देयर ऑन योर हेड कि किया कि नहीं किया। वो 11-12 तक होता है, मम्मी पापा पैम्परिंग करेंगे 11-12 तक, कॉलेज में तो फिर मम्मी पापा भी हाथ छोड़ देंगे। तो अभी से थोड़ा इंडिपेंडेंट बनना शुरू करो,
पाजी तो है आपके लिए जहां पर आपको वो 90-95% तक सपोर्ट कर रहा है, लेकिन 5% वो आपसे भी सपोर्ट मांग रहा है कि भैया एनसीईआरटी में जाके ये चीजें पढ़ो और कमेंट सेक्शन में डालो, क्योंकि जैसे ही आप टाइप करोगे पढ़ के, ये सारे के सारे अलॉयज के जो नाम हैं और उनके जो मेटल्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, चल आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, ध्यान रखिएगा। नोटबुक कॉपी आपके पास होनी चाहिए और उसके ऊपर पेन चलते रहना चाहिए। सो दैट्स द फर्स्ट सेक्शन, टाइप्स। सेकंड सेक्शन, जिसके अंदर हम चलेंगे एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं, राइट? लेकिन हम उन टर्म्स को स्ट्रेटेजिकली डिफाइन करेंगे। तो देखो, पहले अगर 3 टर्म आप देखोगे तो वो 3 टर्म आपके किस तरीके के आ रहे हैं? वो 3 टर्म बेसिकली आ रहे हैं ऑफ द परसेंटेज फॉर्म। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है पार्ट्स पर 100। ठीक है, अब पार्ट्स पर 100 का मतलब होता है कि कितने पार्ट ऑफ सल्यूट। सो पार्ट्स ऑफ सल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इतना अगर आपने समझ लिया कि ये पीपीएच का मतलब क्या है, तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आने शुरू हो जाएंगे। और मैंने ऐसा बोला 25% का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट परसेंट? द परसेंट मीनिंग इज कि 100 पार्ट में से 25 पार्ट मेरे हैं, 25 पार्ट मार्क्स आए हैं मेरे, राइट है? दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज, पार्ट्स पर 100। अब वो परसेंटेज आप निकालते कैसे हो? हाउ डू यू टेक आउट द परसेंटेज? तो आप बेसिकली करते क्या हो? आप अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लेते हो, ऑब्टेन्ड मार्क्स लेके आप क्या करते हो? टोटल मार्क्स से डिवाइड कर देते हो, और टोटल मार्क्स से डिवाइड करके इनटू 100 करते हो, तो आपको परसेंटेज मिल जाता है, राइट? सेम चीज यहां पर भी, वही सेम चीज। आप देखो हम कर क्या रहे हैं, हम लोग पार्ट्स ऑफ सल्यूट ले रहे हैं, उसको टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर रहे हैं एंड मल्टीप्लाई बाय 100, राइट? दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। अब क्वेश्चन है कि ये पार्ट्स का क्या नाम है, राइट? ये पार्ट्स का नाम क्या है वो हमें जानना है। तो भैया पार्ट्स का नाम जानने के लिए एक एक करके आप ऊपर देखिए, हमने यहां पर लिखे मास वॉल्यूम परसेंट, राइट? वॉल्यूम परसेंट एंड मास परसेंट। अब देख रहे हैं ना, सीधा क्लियर मास वॉल्यूम परसेंट मतलब वो W/V बोल रहा है, मतलब कुछ ग्राम्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल। सेम वॉल्यूम परसेंटेज मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब कुछ ml ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। एंड सेम वेज मास परसेंट को W/W से डिनोट किया जाता है। अब आपने गैस मार लिया होगा, सो दैट इज मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और कितना सॉल्यूशन भैया? 100 grams of solution. And how do you calculate this percentage? Is basically you divide these two factors and multiply by the 100. Simple, right? ये formulations आपको एक पेज पे लिखने हैं और अपने नोटिस बोर्ड पे लगा देने हैं, क्योंकि डे टू डे जब आप इन फॉर्मूलाज को देखोगे, दैट्स वेयर आपके वो फॉर्मूलाज आपके कंठित होते जाएंगे, and unknowingly you will start to learn it because you are daily seeing it, right? लर्न नहीं करना है, बस रोज उठ के देखो, नोटिस बोर्ड पे बैठ के देखो, and you will see that you will be able to get this. Perfect? चल आगे बढ़ते हैं। Let's find out कि नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से? तो पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मेलिटी। अब जितने भी बच्चे यहां पर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं जेई नीट के लिए, उनके लिए नॉर्मेलिटी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी बच्चे सिर्फ बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भैया ये आपके लिए सिर्फ FYI है। वाई? बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर ये चीज इंक्लूडेड नहीं है।
तो आपको ये चीज समझनी है कि हम आपको जब स्ट्रेटेजी दे रहे हैं तो वी विल कनेक्ट यू नॉट ओनली विद द बोर्ड्स बट ऑल्सो विद द कॉम्पिटिटिव पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब ये है कॉम्पिटिटिव पार्ट, ये और ये आपके बेसिकली बोर्ड में भी आते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, पार्ट्स पर मिलियन, अब देखो जैसे पीपीएच था उसकी जगह पे अब यहां पर क्या आ गया है, पीपीएम आ गया है, पार्ट्स पर मिलियन। तो जो मिलियन पार्ट्स में कितने पार्ट्स ऑफ सल्यूट है, बस दैट इज व्हाट इज दिस पीपीएम इज अबाउट टू टेल यू। अब अगेन पीपीएम भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, वेट बाय वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड मास, पीपीएम बाय मास। तीनों के तीनों है तो सही, लेकिन आपकी एनसीईआरटी सिर्फ पीपीएम बाय मास कवर करती है। इट डज नॉट कवर पीपीएम बाय वेट वॉल्यूम, इट डज नॉट कवर पीपीएम बाय वॉल्यूम। फर्क बस इतना है, वहां पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट स्लाइड हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है। व्हाई? बिकॉज हम मिलियन पार्ट्स में देख रहे हैं, बस इतना ही फर्क है, दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट पीपीएम, राइट। फिर आते हैं हम लोग कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अब नाम से है यार, फ्रैक्शन और मोल का फ्रैक्शन। तो मोल का फ्रैक्शन तो बेसिकली अगर एक डब्बे में 10 गुलाब जामुन है, इमेजिन करिए, 10 चॉकलेट डोनट्स हैं, ठीक है, और 10 ही लेट्स से चॉकलेट्स हैं, तो टोटल आइटम्स कितनी हो गई, 30। अब मैं बोलूं व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ गुलाब जामुन, तो आप बोलोगे सर 10/30। क्यों क्यों 10/30? क्योंकि उतना ही फ्रैक्शन गुलाब जामुन का है। तो बस मुंह में पानी ना आने दीजिए, आप बस इधर ध्यान दीजिए भैया, नाम में है मोल फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन। तो आपको करना क्या है, आपको मोल्स ऑफ सल्यूट को टोटल मोल्स दैट इज मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर देना, बस इतना ही है चीज। अब ये ध्यान रखना कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट हो गया। अब अगर आपसे कोई बोल दे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो भाई जैसे फ्रैक्शन ऑफ गुलाब जामुन 10/30 था, वैसे कोई बोल रहे फ्रैक्शन ऑफ चॉकलेट डोनट्स कितना, तो सर वो भी 10/30। तो बस यहां पर भी वही है कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और अगर उस डब्बे में तीनों फ्रैक्शंस को आप ऐड करो तो 1/3 1/3 1/3 ऐड करोगे तो वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 1। सो सेम वेज यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो भाई स्ट्रैटेजी वीडियो है, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, हम आपको चैप्टर नहीं कराएंगे। चैप्टर करना तो आपकी जवाबदारी है भाई, पाजी आपके लिए स्ट्रैटेजीज लेके आएगा कि बेटा देखो इस चैप्टर के अंदर ये चीजों के ऊपर विजुअलाइजेशन करो तो आपका चैप्टर इजी हो जाएगा। जैसे मोल फ्रैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी among all the concentration terms, most important quantity जो पूछी जाती है in the board examinations, मजा आता है ना, and it is also the quantity which is unitless, क्योंकि मोल बाय मोल है तो फर्क पड़ता है भाई, यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नॉर्मेलिटी पार्ट। ये समझा देते हैं आपको, नॉर्मेलिटी होता क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। ध्यान देना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब फायदा क्या है इस चीज का कि किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टिंग ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होते हैं ना वो हमेशा सेम होते हैं। जनरली एसिड बेस रिएक्शंस के अंदर इसका बहुत भरपूर यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि NaOH रिएक्टिंग विद HCl, तो इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज रिएक्टिंग विद इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट। बट ऐसे ही अगर मैंने बोला NaOH रिएक्टिंग विद H2SO4, तो इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट इज रिएक्टिंग विद इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट विल रिएक्ट विद इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट ओनली। सो ऑलवेज रिमेंबर कि ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्टिंग आर ऑलवेज सेम। बट क्वेश्चन ये है कि सर वो ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाला कैसे जाता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए आपको करना क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट को उसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देना।
और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? दैट इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। इसके आगे एक वर्ड लिख लीजिएगा, वैलेंसी फैक्टर, जिसको हम एक्स फैक्टर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग एन फैक्टर भी बोलते हैं। many books you will see many denotions to this, but हम यहां पर x फैक्टर लेके चलेंगे, ठीक है? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा, अगर इस फॉर्मूला को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आपको दिख जाएगा कि ग्राम इक्विवेलेंट जो है ना, वो बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। तो वो एक्स फैक्टर जो है वो इधर आ जाएगा। अब अगर आप देखो तो ये दोनों मिला के आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट बन जाता है। तो एक्चुअली में ग्राम इक्विवेलेंट इज नथिंग बट मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एक्स फैक्टर। और अगर इस पूरी चीज को मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आप ऑब्जर्व करिएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, ऑब्जर्व, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एक्स फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, फटाक से ये कमेंट कर दो मेरे लिए कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट कंसंट्रेशन टर्म? हाँ भाई, ये एक कंसंट्रेशन टर्म है और शायद अभी गोइंग फॉरवर्ड आपको वो कंसंट्रेशन टर्म दिखाई भी देगा। बट आप यहां पर अगर आपको ये चीज आती है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी वीडियो है, तो आप ऑलरेडी ये चैप्टर कर चुके हैं और ये स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड, आप ये कमेंट करके बताइए कि मोल्स बाय वॉल्यूम इज विच कंसंट्रेशन टर्म, एंड यू विल सी कि जैसे आप वो कमेंट करोगे वो आपके लिए याद हो जाएगा वो टर्म। बट दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ग्राम इक्विवेलेंस। अब ये जो एक्स फैक्टर है ना, ये अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एसिड्स की बात करूं तो एसिड्स के लिए इट इज द नंबर ऑफ H प्लस आयंस। अगर मैं बेसिस के लिए बात करूं तो इट इज द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। H प्लस रिलीज्ड, OH माइनस रिलीज्ड, रिएक्टिंग OH, रिएक्टिंग H प्लस, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं बात करूं सॉल्ट्स के लिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, इट इज नथिंग बट द टोटल चार्ज ऑन कैटायन ऑफ द सॉल्ट। फिर ऐसे ही एक्स फैक्टर हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी, बट उसको मैं यहां पर ही इंक्लूड कर लेता हूं। रेडॉक्स स्पीशीज के लिए एक्स फैक्टर कैसे देखा जाता है। सो रेडॉक्स स्पीशीज के लिए एक्स फैक्टर इज वेरी वेरी क्रिटिकल। प्लीज ध्यान दीजिएगा, उस क्रिटिकलिटी के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि वो एक्स फैक्टर कैसे देखा जाता है। इट इज नथिंग बट दी टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बाय दी स्पीशी, ठीक है? मैंने इसीलिए अलग कलर लेके आपको वो लिखवा दिया ताकि आपको याद रहे कि ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर 2 में भी यूज होगा। पर्टिकुलरली नॉर्मेलिटी टाइट्रेशंस जो है ना, उसके अंदर यूज किया जाता है और दैट्स वेयर यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद द नॉर्मेलिटी टर्म। अगेन मैंने ऊपर लिख दिया है कि अगर आप ओनली बोर्ड हैं तो वो FYI है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव हैं तो आपके लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर डन है, नंबर ऑफ H प्लस, नंबर ऑफ OH माइनस, टोटल चार्ज एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। अब ये कैसे यूज होता है वो हम एक और वीडियो में आएंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको रिलेट करूंगा कि देखो ये लिखवाया था, ये किया था, ये बताया था। तो तब आपके पास ये नोट्स रेडी होने चाहिए। वो क्वेश्चन वाली फाइल जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तब दीज नोट्स शुड बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू। फिर चल आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो है भाई, स्ट्रैटेजी वीडियो है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। ये दूसरी गलती जब बच्चा करता है, यही है गलती, आप सब कुछ मिक्स करने की कोशिश करते हो। अरे नहीं भाई, पहले आप स्ट्रैटेजी बना लो कि इस चैप्टर को देखना कैसे है
और फिर उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस देखो एंड यू विल सी चैप्टर विल स्टार्ट बिकमिंग इजी। नेक्स्ट टू टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। बहुत सिंपल, सामने सामने इसलिए लिख दिया क्योंकि सबसे ज्यादा इनका डिफरेंस पूछा जाता है अपने को कि भाई मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस बताओ। तो पता है क्या होता है यहां पर ना बच्चा डिफरेंस में लिख के आता है दिस इज MOLAR, दिस इज स्पेल्ड विद R, दिस इज स्पेल्ड विद L। अब भाई ठीक है, डिफरेंस पूछा था आपने, डिफरेंस बताया, बट यहां पर साइंटिफिक डिफरेंस पूछा जा रहा है भाई। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कि दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ, यहां पर बॉक्स में डाल दिया सॉल्वेंट। और अगर मैं इधर बात करूं तो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है और यहां पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है, फॉर्मुलेशन। डिनोशन के साथ बताऊं तो मोलैरिटी इज मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट? और यहां पर मोलैलिटी मोल्स डिवाइडेड बाय मास। अब नीचे ना यहां पर सॉल्वेंट जरूर लिख देना ताकि कंफ्यूजन ना हो, और यहां पर सॉल्यूशन जरूर लिख देना ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब आपको डिटेल्ड फॉर एनसीईआरटी है ना, सबसे बड़ी दिक्कत एनसीईआरटी में वो टफ कर देती है चीजों को। अरे भाई पहले मीनिंग समझ लो, बस इतना ही समझना है। मोलैलिटी है क्या, मोलैरिटी है क्या, बस इतना ही समझना है। ये समझ लिया तो अब अपने को पता है मोल्स इज गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब अगर मैं इसको यहां डाल दूं तो मोलैलिटी बिकम्स W by M into W of solvent, and since जनरली ये ग्राम्स में दिया होता है तो हमें इसको भी ग्राम्स में रखना पड़ेगा। तो जब इसको ग्राम्स में रखोगे तो ऊपर 1000 का फैक्टर आएगा। अब एनसीईआरटी आपको ये वाला फॉर्मूला देती है, मैं वो भी रिलेट कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूं ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसका मीनिंग समझो। दैट इज व्हाट इज द स्ट्रेटेजी, द डायरेक्शन आई एम टेलिंग यू टू टेक। आप ये फॉर्मूला रटने लग जाते हो और जब आप रटने लग गए वहां पर आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तो रटना नहीं है, समझना है। सेम यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसको मैं लिख सकता हूं गिवन मास बाय मोलर मास। अब ये ग्राम्स में होता है तो उसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम को भी मुझे ml में रखना पड़ेगा। अब अगर उसको ml में रखा तो मेरे बच्चे यहां पर क्या आएगा, 1000 का फैक्टर आ जाएगा। जनरली आपका वॉल्यूम लीटर में ना देके वॉल्यूम मिलीलीटर्स में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मास ग्राम्स में दिया हुआ है। तो देयरफॉर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा यूनिट कौन से डिमेंशन में यूज करना है, ये आपको फिजिक्स क्लास 11th के चैप्टर 1 में सिखा दिया जाता है। तो वो नोट्स खोल लो और फिजिक्स की बुक में जाके वो चीज पकड़ लो कि भैया जब ऊपर ग्राम है तो नीचे मिलीलीटर्स ही दिया होगा, जब ऊपर ग्राम्स है तो नीचे भी ग्राम्स ही दिया होगा। और आप ग्राम में अगर सॉल्व करके आ गए तो आप मोलैलिटी नहीं निकाल रहे हो। मोलैलिटी का तो मतलब क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, इट इज मोल पर केजी। ये बच्चा लिखता ही नहीं है। मोलैरिटी का मतलब क्या, मोल पर लीटर। ये बच्चा लिखता ही नहीं है। ये लिख डाला तो लाइफ जिंगा लाला मेरे बच्चे। समझ डाला आपने पूरे ही यूनिट को, पूरे ही इस मोलैलिटी और मोलैरिटी को समझ डाला। क्लियर है? तीसरी, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, बोथ द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है मेरे बच्चे, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों? उसका गेस आप अगर बताएंगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा मेरे को। कमेंट सेक्शन में मैं आपके लिए वेट करूंगा कि क्यों मैंने ऐसा लिखा कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है और क्यों मैंने ऐसा लिखा कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड आई विल आंसर यू ओवर देयर। अगर आपका आंसर सही निकला आई विल गिव यू अ शाउट आउट इन माय नेक्स्ट वीडियो कि दिस वाज द स्टूडेंट जिसने परफेक्ट आंसर दिया था। एंड माय डियर फ्रेंड, दैट इज गोइंग टू बी द वैलिडेशन दैट यू विल नीड थ्रू आउट योर 12th स्टैंडर्ड। और जब वो वैलिडेशन करते करते क्यूमुलेटिव हो जाएगा, दैट्स वेयर आपका बोर्ड बहुत मस्त जाएगा, आई प्रॉमिस यू। यस, तो वो वैलिडेट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में ऐसा क्यों लिखा पाजी ने।
तो पाजी की कक्षा में आप हैं और पाजी की कक्षा के अंदर हम स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं, हम बात करते हैं कि किस तरीके से चैप्टर को देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल विद अवर कंसंट्रेशन टर्म्स। तो देखो हमने 2 सेक्शन चैप्टर के कंप्लीट कर लिए, हाउ टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन टर्म्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, राइट। तो वो टाइप्स जो है वो 2 सेक्शंस। सो आपका वो जो पहला वाला रोड मैप था, उसी रोड मैप को हम चलाते जाएंगे और आपको पता चल जाएगा एक 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 करके हमने सब चीजें चैप्टर की कवर कर ली इन लेस देन, माय डियर फ्रेंड, लेस देन नथिंग बट 60 मिनट्स। 60 to 70 मिनट्स में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी। अब देखो बच्चा, सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है कि सॉल्युबिलिटी किस चिड़िया का नाम है, राइट। तो सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए आप पता है क्या करो, आप ना सिंपली इतना समझो कि अगर आप एक पानी का ग्लास लेते हो और उसमें आप सॉल्ट डालना शुरू करते हो, तो वो सॉल्ट ना आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक ही डाल सकते हो, उसके बियॉन्ड आप सॉल्ट नहीं डाल पाओगे। अगर आप उसके बियॉन्ड डालोगे तो वो सॉल्ट प्रेसिपिटेट होके बाहर निकल आएगा, राइट। सो सॉल्युबिलिटी अगर कोई आपसे पूछे, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट। देखो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट dissolves in given amount of solvent. Now this is very important कि अगर आपने solvent की क्वांटिटी बढ़ा दी तो there is high chance कि यहां पर क्या हो जाएगा, solubility बढ़ जाएगी। अब मैक्सिमम बच्चे ये और ये पॉइंट लिख लेते हैं, बट जो मैं तीसरा पॉइंट लिखने जा रहा हूं वो बच्चे मिस कर देते हैं कि भैया solubility is yes the maximum amount of solute that can be dissolved in given amount of solvent at given temperature। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोल दिया। और अगर आपका वन ऑफ द कंपोनेंट गैस हो जाता है तो भैया वो गैस कंपोनेंट के लिए आपको ध्यान रखना है कि भाई प्रेशर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो यहां पर ओनली फॉर गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही लिखिएगा, क्योंकि जब आप इसको ऐसे लिखोगे ओनली एंड ओनली देन आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई बहुत सिंपल है ये चीज। सल्यूट की कितनी क्वांटिटी सॉल्वेंट के पर्टिकुलर क्वांटिटी में डिसॉल्व हो सकती है एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज व्हाट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। नाउ इफ यू मेक इंग्लिश ऑफ दिस इट विल बिकम इजी फॉर यू, राइट। आप बड़े आराम से लिख पाएंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर। सो सॉल्युबिलिटी ये चीज है। अब सॉल्युबिलिटी 2 सॉल्यूशंस के ऊपर काम करती है। एक, हम सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस पे काम करेंगे, दूसरा हम लोग गैस लिक्विड सॉल्यूशन पे काम करेंगे। एंड आई वुड रिक्वेस्ट माय स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस, अरे भाई विद्यार्थियों इंटरैक्ट करो इस वीडियो के साथ और देखो आपका ये चैप्टर किस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो के अंत तक आपको ऐसा लगेगा यार चैप्टर हो ही गया। So solid in liquid का मतलब क्या? What is the meaning of solid in liquid? Just drop a comment. And what is the meaning of gas in liquid? Just drop a comment and let me know what do you understand by solid in liquid, gas in liquid. Fair है? चले आगे चलते हैं। तो आगे चलने में हम लोग पहले solid in liquid के factors affecting पे काम करेंगे। तो बच्चा पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आप जब सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन लेते हो तो मेरे बच्चे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर आपको ये चीज समझना है कि जब आप एक सल्यूट को एक सॉल्वेंट के अंदर डालते हो तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन बनता है व्हाइल सॉल्यूशन इज फॉर्मिंग। फॉरवर्ड प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड बैकवर्ड प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, राइट। डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो आपको ये चीज समझनी है कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन 2 प्रोसेस की वजह से सॉलिड सॉल्वेंट सॉल्यूशन बना रहे हैं और इस पूरे प्रोसेस में
एक पॉइंट आएगा जहां पर इक्विलिब्रियम बनता है, और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट ही है जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके ऊपर होता है अनसैचुरेटेड और इसके नीचे होता है सुपर सैचुरेटेड। Unsaturated, in which more solute can be dissolved, saturated, in which no more solute can be dissolved, and supersaturated means which contains excess of solute in it, right? तो ये तीन तरह के सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। हमारा काम सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे ही है, और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन मेजरमेंट को ही सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। Measurement of concentration of saturated solution is known as solubility। और सॉलिड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी में जब हम बात करते हैं, तो एक सॉलिड जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो देयर आर टू पॉसिबल प्रोसेसेस व्हिच कैन हैपन। वन इज एंडोथर्मिक एंड सेकंड इज एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो। जब डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है तो ये अब actually comes from the class 11th equilibrium chapter. This is a equilibrium, right? मैंने अभी बताया ये इक्वेशन में इक्विलिब्रियम है। इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब क्वेश्चन है सर क्यों ऐसे, क्यों आप ऐसे जख्मों पे नमक डाल रहे हो? 11th स्टैंडर्ड तो गया सर, 12th में कुछ आसान तरीका बताओ ना ये चीज करने का। तो देखो, अगर आपको क्वेश्चन से पता चल गया है कि सिस्टम एंडोथर्मिक है, तो आपको ये चीज समझ लेना है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। मतलब आपका टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का कैसा रिलेशन आएगा? इनवर्स रिलेशन आएगा। सिंपल, इजी। तो आप देखो, मैंने आपको बोला था स्ट्रैटेजी है भाई, और अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज मैं आपको देता रहूंगा जिससे आपका सिस्टम बहुत आसान हो जाएगा और इस सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ना एकदम इजी। 7 मार्क्स एकदम कैश कर देंगे हम आपके लिए। आपको बस ये बने रहना है स्ट्रैटेजी वीडियोस के साथ, एंड वी विल गेट दिस स्ट्रैटेजीज वीडियोस टाइम टू टाइम थ्रू आउट द करिकुलम ऑफ द ईयर। जब जब आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे, आपको पाजी की कक्षा पे वो स्ट्रैटेजी वीडियोस दिखते चले जाएंगे। एंड आई थिंक वंस यू डू दिस, योर चैप्टर्स विल बिकम एकदम मस्का। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब यहां से क्वेश्चन एकदम सिंपल सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। मैंने बोला कि देयर इज अ सॉल्यूट A which is dissolved in solvent B and solution feels cool to touch। solution feels cool to touch। तो पहले तो ये दिमाग लगाओ कि वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। ठीक है, दिमाग लगाइएगा। कूल टू टच। ओके, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैंने इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाया तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी? वेदर इट विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। सो ऐसे 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आप सोच समझ के जवाब दो और देखो कि क्या आपको ये आंसर आ रहा है, और अगर आ गया तो मतलब आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। आप समझ रहे हो? समझ में आया क्या? आ ही जाएगा। अरे भाई, पाजी की कक्षा पे हो और आप पाजी के विद्यार्थी हो भाई, और पाजी के विद्यार्थी तो भाई रॉक एंड रोल करते हैं। चल आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं ऑन सॉलिड लिक्विड। अब 1 मिनट सर, हेलो, टेक टेक टेक। अभी तो आपने बताया था कि प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब 2 कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट क्या होगा? गैस होगा। तो भाई वही लिखा है ना, देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में नॉट सिग्निफिकेंट होता है, बट वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि हमारे लिए कुछ मेजरेबल क्वांटिटी दे सके। हेंस देयरफॉर हमारे लिए सॉलिड लिक्विड में टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एक तीसरा फैक्टर भी है जिसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में आपको इतना ध्यान देना है कि एक पोलर सॉल्यूट जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और एक नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा।
अब पोलर और नॉन पोलर कैसे पहचानना है? तो भैया क्लास 11 की केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में चले जाओ और वहां पर जाके डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट कर लो भाई, हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। गैस एंड लिक्विड, भाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया है, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन आ गई है। आपको ये तीनों फैक्टर्स जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, वो तीनों फैक्टर्स का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, भाई पोलर गैस विल डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर गैस इन नॉन पोलर, सिंपल है, उसके अंदर कोई भी दो राय नहीं है। बट ये सारा का सारा SATP कंडीशन पे बात कर रहा हूं, SATP कंडीशन, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके आप कोई भी गैस को कोई भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके रख सकते हो। हाँ, दैट इज वाई यहां पर दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर, राइट? तो पहले टेम्परेचर वाले फैक्टर को पढ़ते हैं। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगेन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब सिंपल है यार, इस चीज को समझो। अगर यहां पर आ गया है कि इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो आपने ऑलरेडी गेस वर्क कर लिया होगा कि जब गैस को आप लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली एक सोल्यूशन बनेगा, और ये सोल्यूशन ऑलवेज ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा। और एक्सोथर्मिक सोल्यूशन जब होगा तो मेरे बच्चे टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का कैसा रिलेशन आएगा? अरे भाई बोलो बोलो, कैसा आएगा? इनवर्स रिलेशन आएगा। तो इसीलिए विद डिक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, या वाइस वर्सा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। सिंपल, कहानी ओवर। आसान है, कोई भी दिक्कत यहां पर होनी चाहिए नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। भाई प्रेशर का इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो क्वालिटेटिव इफेक्ट इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन प्रेशर। आप जितना प्रेशर बढ़ाओगे, तो आपके पास एक लिक्विड है मेरे बच्चे, ध्यान देना, उसके ऊपर आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जाओगे तो नीचे सोल्यूशन के अंदर भी ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ती चले जाएगी। दैट इज व्हाट इज सीन क्वालिटेटिवली। लेकिन क्वेश्चन ये था कि कितना प्रेशर बढ़ाने पे कितना सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा या कितना क्वांटिटी बढ़ेगा। तो उस चीज के लिए अपने जीवन में कौन आया भाई? अपने जीवन में आए हेनरीज लॉ, राइट? और हेनरीज लॉ ने क्या बोला भैया? हेनरीज लॉ क्या बोलता है? हेनरीज लॉ बोलता है कि partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to mole fraction of the gas in the solution. ध्यान देना, ये सारी की सारी चीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो इसीलिए वहां पर मैंने लिखा नहीं है ताकि मैं यहां पर लिखूं और आपको ध्यान रहे कि यार पाजी ने एट कांस्टेंट टेम्परेचर अलग से लिखा था कि हेनरीज लॉ कैन नॉट बी डिफाइंड एट एनी गिवन टेम्परेचर। वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही डिफाइन होता है, एट अ गिवन टेम्परेचर डिफाइन होता है, आप रैंडमली नहीं कर सकते हो इसको। ठीक है, तो हेनरीज लॉ एट अ गिवन टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर, जितना प्रेशर बढ़ाते जाओगे प्रोपोर्शनली उतना मोल फ्रैक्शन बढ़ते चले जाएगा, और जब वो इक्वालिटी में बदलेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है हेनरीज कांस्टेंट। फिर इसका क्या नाम है? हेनरीज कांस्टेंट। अब ये जो हेनरीज कांस्टेंट है मेरे बच्चे, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये जो है ना, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंडेंट है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और वो टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसा रिलेशन है वो यहां बहुत बोल्ड में लिखते जा रहा हूं। KH is directly proportional to temperature for a given gas in a given solvent, and टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है फॉर अ गैस लिक्विड सॉल्यूशन। तो KH और सॉल्युबिलिटी का भी कैसा रिलेशन हो जाएगा? इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस चीज के ऊपर हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उस क्लास में हम सॉल्यूशंस चैप्टर के क्वेश्चंस ऐसे ही आपके रोड मैप से, माइंड मैप से मैच करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को फ्लो में लेंगे,
और हम आपको वहां पर बताएंगे कि देखो आपने वहां पर ये लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो देख के उसको लिख लो और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड दैट्स वेयर योर एंटायर चैप्टर विल बी ओवर। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही करने हैं अपने को, वो ट्रेंड एनालिसिस करके पाजी आपके लिए लेके आएगा। सो टेंशन नहीं लेना है, हम हर एक चीज को स्ट्रेटेजाइज कर देंगे इस चैनल पे। आपको बस बने रहना है और इस चैनल को फॉलो करते रहना है, सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको जब भी वीडियो आए तो आपको उसका एक नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ गई है। तो ऐसे ही मोस्ट प्रोबेबली हर एक महीने में हम एक एक वीडियो स्ट्रेटेजी का डाल देंगे, या फिर एवरी 15 डेज वी विल पुट अ स्ट्रेटेजी वीडियो, राइट? तो दैट इज गोइंग टू बी देयर इन योर पाजी की कक्षा। आगे बढ़ते हैं यहां पर। सो हमारे पास हेनरीज लॉ आ गया, हमारे पास हेनरीज लॉ का इक्वेशन आ गया, P of gas is equals to KH into mole fraction of gas। अब इसके ऊपर बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस, वो जो हमने रिलेशन लिखा था उसके ऊपर बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, we will talk about when we will go into the question class। अभी के लिए आपको बस इतना ही लिखना है, इतना ही समझना है। फेयर है, परफेक्ट है। चलो तो चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर की तरफ। तो देखो पहला पार्ट अपने क्या किया था, कंसंट्रेशन, दूसरा पार्ट सॉल्युबिलिटी। अब वो सॉल्युबिलिटी पूरा का पूरा देखो एक पेज पे आपके लिए हमने डिफाइन कर दिया है विद द फॉर्मूला, विद एवरीथिंग। यहां पर KH into X, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंड डेल्टा एच किस तरीके से चेंज होगा। यहां पर एक छोटा सा मिस्टेक है, ये ग्रेटर देन जीरो है, ये लेस देन जीरो है, बस ये एक छोटा सा ध्यान रख लीजिएगा, वो टाइपो एरर है, देख लीजिएगा। परफेक्ट है, डन। तो प्लीज ये चीज का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेट्स फाइंड आउट द थर्ड पोर्शन, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज नथिंग बट राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ जो है वो क्या बोलता है, सबसे पहले अगर आप इस पूरे के पूरे डेफिनेशन को समझेंगे तो आई थिंक आधी कहानी तो आपकी यहीं पे क्लियर हो जाएगी कि ये क्या है, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो राउल्ट्स लॉ बोलता है कि सपोज करो आपके पास एक सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन को हमने ढक दिया है, और वो ढकने पे यहां पर उसके वेपर्स बने हैं। तो वो बोलता है कि उस वेपर, अब सोल्यूशन है तो मतलब ऑब्वियसली A और B दो चीजें होंगी, तो मतलब यहां पर मेरे पास B के भी वेपर्स होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये A और B में से A के कितने वेपर्स है। सो व्हाट इज P ऑफ A, वेपर प्रेशर ऑफ A कितना। हाँ, तो इन्होंने बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। हाँ, अब वो मोल फ्रैक्शन को ये प्रोपोर्शनैलिटी को जब मैं इक्वालिटी में बदलूंगा तो P ऑफ A विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू P नॉट A into mole fraction of A। That's the formula of Raoult's law। Raoult's law in general form क्या बोलता है? Raoult's law in general form बोलता है that for any solution the partial vapor pressure of each volatile component। तो देखो ये each volatile component, volatile component का मतलब क्या, any species which can easily be converted into its vapor phase, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, volatile component। तो for any solution the partial vapor pressure of any volatile component is directly proportional to its mole fraction in the solution phase। बहुत छोटी सी चीज, लेकिन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज्ड रहते हैं। राउल्ट्स लॉ है क्या, तो कुछ नहीं, P ऑफ वॉलेटाइल इज इक्वल टू P नॉट वॉलेटाइल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल। अब सर ये भी P वॉलेटाइल, ये भी P वॉलेटाइल, सर दोनों में फर्क है कि यहां पर नॉट है और यहां पर नॉट नहीं है। तो सर ये क्या फर्क है, तो ये फर्क ये है कि ये जो नॉट ऊपर है, this tells you that this is vapor pressure of that volatile component in pure phase, and this is vapor pressure in solution phase। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान से इस इक्वेशन को जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखते जाइए, तभी आपकी स्ट्रेटेजी वीडियो जो है वो काम में आएगी, अदरवाइज वो पूरी जीरो हो रही है। And what is this? This is mole fraction of volatile component in solution phase।
सॉल्यूशन के अंदर कितना उसका मोल फ्रैक्शन है, उसके प्रोपोर्शनल उसका क्या बनेगा, यहां पर वेपर प्रेशर बनेगा। अब राउल्ट्स और डाल्टन बहुत अच्छे दोस्त थे भैया, तो डाल्टन ने बोला यार मैंने ना मिक्सचर ऑफ गैसेस जो होती है ना, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस का टोटल प्रेशर अगर मेरे को पता हो तो उसमें से मैं इंडिविजुअल गैस का क्या निकाल सकता हूं, प्रेशर निकाल सकता हूं। उन्होंने वहां पर एक इक्वेशन दिया था दैट पी ऑफ गैस क्लास 11 स्टेट्स ऑफ मैटर इज नथिंग बट पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब देख, अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो मैंने ये मोल फ्रैक्शन को y ऑफ गैस पर्पसली लिखा है। why? बिकॉज दिस इज द मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूं, तो ये अगर आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, तो क्या मैं डाल्टन के रिस्पेक्ट में P ऑफ वॉलेटाइल लिख सकता हूं इज नथिंग बट P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल इन द वेपर फेज, गैसियस फेज, वेपर फेज। तो ये मोल फ्रैक्शन और वो वाले मोल फ्रैक्शन में फर्क है। अब अगर आप देखो तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है, तो मैं जब राइट हैंड साइड को इक्वेट करूंगा तो मेरे बच्चे मेरे को मिल जाएगा P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट इक्वल टू ये रहा P नॉट वॉलेटाइल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल। दोनों मोल फ्रैक्शंस एक साथ एक इक्वेशन में, दोनों में फर्क, इसीलिए मैंने बोला जैसा लिख रहा हूं वैसा लिखना, जैसा लिख रहा हूं वैसा लिखना। Only then your strategy will be of usefulness. अब इसमें से अगर मुझे मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज ढूंढना है तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट को निकालने के लिए क्या करोगे, आप पी नॉट वॉलेटाइल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल करोगे और डिवाइडेड बाय पी टोटल कर दोगे। अब ये पी टोटल क्या है, पी टोटल इज नथिंग बट हमारे लिए वो वेपर प्रेशर ऑफ क्या है, सोल्यूशन। ऊपर जो वेपर्स बने वो किसके वेपर्स थे, सोल्यूशन के वेपर्स। तो बस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर यहां पर आप डाल दोगे और पी नॉट वॉलेटाइल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल, एंड दैट्स हाउ बेसिकली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला comes into existence to find vapor pressure or find the mole fraction of volatile component in the vapor phase। कहां से आया, डाल्टन और राउल्ट्स के जुगलबंदी से आया। ठीक है बच्चा, तो ये जुगलबंदी याद रखना क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड 99% आपको क्वेश्चन दिखेगा ही बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये पाजी का दावा है। फेयर है, चलें आगे। तो भाई देखो, इस तरीके से राउल्ट्स ने हमारी जिंदगी में बहुत सारी उथल पुथल मचाई और वो उथल पुथल के तहत हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही हमने राउल्ट्स लॉ किस किस के लिए डिफाइन किया। तो राउल्ट्स लॉ पहले हमने सॉलिड लिक्विड के लिए डिफाइन किया, फिर हमने लिक्विड लिक्विड के लिए डिफाइन किया। अब एक स्टेप अगर मैं पीछे जाऊं तो अगर आप देखो और अगर मैं आपको यहां पर पूछूं कि यार अगर आपके पास यहां पर एक सोल्यूशन है, इफ देयर इज अ सोल्यूशन, सो ऑब्वियसली दिस इज अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, राइट। तो यहां पर जो वेपर्स होंगे वो भी अगेन ए और बी के होंगे, राइट। सो यू विल हैव वेपर्स ऑफ ए एंड बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार बताओ P ऑफ सोल्यूशन अगर मुझे ढूंढना है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट P ऑफ सोल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो दैट वुड बी नथिंग बट P ऑफ सोल्यूट प्लस P ऑफ सॉल्वेंट, राइट। दैट शुड बी द केस कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का सर वेपर प्रेशर ऐड कर दो सोल्यूशन फेज में तो आपको सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये थी कि अगर आपके पास एक सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन है, अगर आपके पास एक सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन है तो सॉलिड जो है वो लिक्विड के कंपैरिजन में क्या हो जा रहा है, वो नॉन वॉलेटाइल हो जा रहा है। और अगर वो नॉन वॉलेटाइल हो जा रहा है तो डू यू एग्री कि P ऑफ सोल्यूट will be nearly equal to 0 with respect to P of solvent। तो therefore P of solution हमारा
सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन के लिए P ऑफ सोल्यूशन सिर्फ P ऑफ सॉल्वेंट के बराबर आएगा। एंड मेरे प्यारे दोस्तों, ये P ऑफ सॉल्वेंट जो है ये हम राउल्ट्स लॉ से ढूंढ सकते हैं, which is nothing but equal to P naught solvent into mole fraction of solvent. So solid liquid में ना कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। क्यों नहीं था ये कंफ्यूजन? बिकॉज कि सल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल हो गया सर, वो नॉन वॉलेटाइल हो गया तो सर ये क्वांटिटी तो हमने नेग्लेक्ट ही कर दी, वो नेग्लेक्ट कर दी तो कॉम्प्लिकेशन होने का चांस ही नहीं है। और यहीं से आपके फिफ्थ पार्ट में जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एक प्रॉपर्टी खुलेगी दैट इज रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना? पढ़ तो चुके ही हैं आप लोग। तो वो RLVP जो है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर जो है, वो बेसिकली सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए ही डिफाइंड है और उसका फॉर्मूला हम इस फॉर्मूले से डिराइव कर लेंगे। इसी में से वो फॉर्मूला डिराइव होता है कि डेल्टा P बाई P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, यहां से वो कॉन्सेप्ट पकड़ना है और बहुत ही आसानी से आपको ये क्लियर कर दिया जाएगा, राइट? बट जैसे ही हम लोग एक लिक्विड सोल्यूशन के अंदर जाएंगे तो P ऑफ सोल्यूशन जो है वो P ऑफ सल्यूट प्लस P ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। क्यों होगा मेरे बच्चे? क्योंकि दोनों के दोनों वॉलेटाइल हैं। दोनों के दोनों क्या हैं? वॉलेटाइल हैं। परफेक्ट। और दोनों के दोनों वॉलेटाइल हैं तो यहां पर P नॉट सल्यूट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट प्लस P नॉट सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ऐड करने पे आपको P ऑफ क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। फेयर, इजी, आसान। अब देखो, दोनों अगर आप सॉल्यूशंस देखोगे तो दोनों में फर्क क्या था? दोनों में फर्क बस इतना था, वहां सल्यूट नहीं था, यहां पर सल्यूट है। सल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करना है, आपकी कहानी इजी। प्रॉब्लम यहां नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि जब हमने दो लिक्विड्स को मिक्स किया, भाई जब दो लिक्विड्स का गुलगुलू हुआ तो वो गुलगुलू करने पे एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल डेटा मिसमैच हो रहा था। तो वहां पर राउल्ट्स बोला कि अरे यार, आपको मेरे सॉल्यूशन, मेरे लॉ के बेसिस पे सॉल्यूशंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देना पड़ेगा। सॉल्यूशंस व्हिच बिहेव राउल्ट्स लॉ, व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ। भाई पाजी बोल रहा है लिखो, और जो बच्चा लिखते जाएगा, करते जाएगा, तो वो ईयर एंड में क्या हो जाएगा? आइडियल स्टूडेंट हो जाएगा भाई। अरे हाँ कि ना? हाँ, तो वो आइडियल स्टूडेंट हो जाएगा। ऐसे ही जो सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, वो मेरे बच्चे क्या हो जाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन। और जो नहीं फॉलो कर रही हैं वो क्या हो जाएंगी? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन। अब मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि ये तीनों टाइप के सॉल्यूशंस 99% चांस की एमसीक्यू सेक्शन में ये पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। और क्वेश्चन भी ऐसा ही आता है जहां पर वो ये बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आइडियल सॉल्यूशन, which of the following is not a correct statement for a positive deviated solution, which of the following is correct for a negative deviated solution, yeah, among the following A B C D which is a positively deviated solution। तो भाई देखो, आप आए हो स्ट्रेटजी लेने, हम आपको स्ट्रेटजी ही देंगे कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। तो देखो, सबसे पहले पॉजिटिव डिविएटेड के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर डिविएशन पॉजिटिव है तो मतलब वेपर प्रेशर आपकी उम्मीदों से ज्यादा आ रहा है, और अगर ज्यादा आ रहा है तो मेरे बच्चे ए बी, दैट इज सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर वीकर देन ए एंड बी बी। बट ऑन द अदर हैंड अगर नेगेटिव डिविएशन है तो मतलब ए बी इंटरैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी। तो पहले तो इन दोनों की डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से समझ लेना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन का मतलब क्या।
It is based on the interactions, the newer interactions. If they are stronger, it's a negative deviation, vapor pressure कम आएगा. If they are weaker, positive आएगा. और अगर AB interactions is nearly equal to AA and BB, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो आइडियल सोल्यूशन है. तो एक क्वेश्चन तो मैंने आपका क्लियर कर दिया. दूसरा क्वेश्चन, जनरली ये डेल्टा H और डेल्टा V के किसके ऊपर आता है? डिनोशंस के ऊपर आता है, उनके साइन कन्वेंशंस पे आता है. तो मेरे बच्चे बहुत सिंपल है, आइडियल के लिए 0 है. आपने जो सोचा था वही आ गया, तो नेट चेंज क्या हो जाएगा? 0. डेल्टा H डेल्टा V. यहां कंफ्यूज आ जाते हैं मेरे बच्चे. अरे कंफ्यूज आना नहीं है भाई, पाजी के विद्यार्थी हो यार आप. और जब पाजी के विद्यार्थी हो तो भाई पाजी ने आपको ट्रिक दे दिया है कि अगर पॉजिटिव डिविएटेड के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा. आप देखो, डेल्टा H ग्रेटर देन 0, डेल्टा V ग्रेटर देन 0. लेकिन अगर नेगेटिव डिविएशन है तो सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा. डेल्टा V लेस देन 0, डेल्टा H लेस देन 0. है ना? अरे भाई कर दिया ना आसान आपके लिए. बोला था यार आसान कर देंगे. अब देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट किया. तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर देते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव डिविएटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव डिविएटेड, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर. हर एक एग्जांपल को तो याद नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए देखो ट्रिक दे देते हैं कि अगर लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2, जिन दोनों को ऐड किया है, अगर उनके मॉलिक्यूलर मासेस आर अप्रोक्सीमेटली सेम, तो वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे. तो वो क्या बनाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन. सिंपल है. आप देखो एग्जांपल देखो, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, है ना? वेरी क्लोज. इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड, वेरी क्लोज. क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन बेंजीन सेम रहा, क्लोरो ब्रोमो, सो नियरली सेम मॉलिक्यूलर मासेस. चेन सेम रह रही है, या CH2 के डिफरेंस से है, या हैलोजेंस में एक हैलोजन का फर्क है, तो वो आइडियल सॉल्यूशन. बच्चा बोलते हैं सर चलो ये तो समझ में आया, सर पॉजिटिव डिविएशन में कैसे? तो भैया पॉजिटिव डिविएशन के अंदर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपने लिक्विड 1 और लिक्विड 2 ऐसे दो लोगों को ऐड किया और उसमें से कोई भी एक लिक्विड, दोनों में से कोई भी एक लिक्विड अगर अल्कोहल आ जाए, अगर कार्बन डाइसल्फाइड आ जाए, या अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान देना कि ऐसे सॉल्यूशंस पॉजिटिव डिविएटेड हो जाएंगे. हाँ, आप देखो एसीटोन इथाइल अल्कोहल है बच्चा, वन ऑफ द अल्कोहल. वाटर इथाइल अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, CCl4 आ गया पॉजिटिव. क्लोरोफॉर्म इथेनॉल, देखो आ गया, अल्कोहल आ गया, अल्कोहल आ गया पॉजिटिव. एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड CH2, एसीटोन बेंजीन, एसीटोन एंड बेंजीन. तो अब अगर आप देखो ये आपके ऑड वन आउट, इनको आपको बस ध्यान रखना है, बाकी तो ट्रिक में फॉलो हो जाएगा. अब ट्रिक जो होती है ना वो 100% कभी नहीं होती है, ये ध्यान रखना. जब भी ट्रिक, कोई भी बंदा ट्रिक के नाम पे कुछ भी आपको चिपका रहा है, तो ये ध्यान रखना कि वो कभी भी 100% फॉल नहीं होगी. There will be some exceptions out of it, बट वो ट्रिक से होता क्या है कि 90-95% काम आसान हो जाता है. बाकी जो ऑड वन आउट है बस उन्हीं को अपने को ध्यान रखना है. ठीक है, जैसे यहां पर देखेंगे सर नेगेटिव डिविएशन का ट्रिक दे दो, वाह सर गजब. अब आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, हो जाएंगे. नेगेटिव डिविएशन में लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2, if one of the liquid is what? Mineral acid. If one of the liquid is mineral acid, mineral acid मतलब HNO3, H2SO4, HCl, any of these acid आ गया और उसको पानी में डाला हुआ है, तो मेरे बच्चे ये हमेशा नेगेटिव डिविएशन करवाएगा. ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव डिविएशन करवाएगा. परफेक्ट. इसके अलावा अगर वन ऑफ द लिक्विड इज क्लोरोफॉर्म CHCl3 और सामने उसके साथ कोई ऐसा लिक्विड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, जैसे अगर आप नीचे देखेंगे तो एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म. अब क्लोरोफॉर्म में CHCl3, अब एसीटोन क्या होता है? एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3.
तो अगर आप देखोगे यहां पर प्लस माइनस, ये काफी स्ट्रॉन्ग डाइपोल बनता है यहां पर, ये कीटोन का काफी स्ट्रॉन्ग डाइपोल है। और सामने अगर आप देखोगे तो HC यहां पर तीन तीन Cl इस कार्बन से खींच रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन में आपको क्या दिख जाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा। जबकि पुराने इंटरेक्शंस में ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है और यहां पर आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो डाइपोल डाइपोल से हाइड्रोजन बॉन्ड, तो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस, नेगेटिव डिविएशन। सो एक तो मिनरल एसिड विद वाटर, राइट है, दूसरा H बॉन्डिंग कैपेसिटी और साथ में क्लोरोफॉर्म डाल दिया। H बॉन्डिंग कैपेसिटी जनरली आप देखोगे एसीटोन डाइपोल, जिनका डाइपोल बहुत स्ट्रांग हो, जैसे देखो HNO3, HNO3 को किस में डाला, क्लोरोफॉर्म में डाला, तो क्लोरोफॉर्म और HNO3 O और H हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, सो देयरफॉर वेरी स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है ये चीज। बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म, देखो वापस आ गया क्लोरोफॉर्म बेंजीन, राइट। pyridine and glacial acetic acid solidified acetic acid solid form, acetone and aniline, right। so ये आपको थोड़ा सा ट्रेंड समझना है, मिनरल एसिड और ये इससे तो फॉलो हो जाएगा, इसके अलावा जो ऑड वन आउट है उनको आप यहां पर मार्क करके रख लो। अच्छा, एसीटोन एंड एनिलीन, एसीटोन क्लोरोफॉर्म वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये एक ऑड, ये एक ऑड। बेंजीन और क्लोरोफॉर्म भी ऑड है, क्यों, क्योंकि बेंजीन के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। व्हाई, बिकॉज बेंजीन के अंदर ये sp2 कार्बन होता है, सो यहां पर भी अगेन प्लस माइनस एंड प्लस, H पे काफी स्ट्रॉन्ग प्लस आ जाता है, तो इसीलिए क्लोरोफॉर्म के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेगा। क्लियर है, परफेक्ट। चल आगे बढ़ते हैं, और यहां पर राउल्ट्स लॉ जो है वो अपना कंप्लीट होता है मेरे बच्चे। तो देखो राउल्ट्स लॉ यहां पर ऐड हो चुका है, मैप कंप्लीट हो रहा है, देखो धीरे धीरे, परफेक्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं एजियोट्रोप्स। अरे भाई एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, मैं अपने इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये ऐसे मिक्सचर्स हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, ऐसे मिक्सचर्स जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस नहीं है, ऐसे मिक्सचर्स जिनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं किया जा सकता, राइट। सो व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन इज ओनली डेफिनेशन ऑफ एजियोट्रोप एंड उसके टाइप्स। अब क्या है डेफिनेशन, द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स व्हिच बॉईल एट कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक अ प्योर लिक्विड एंड पोजेस सेम कंपोनेंट कंपोजिशन इन द लिक्विड एंड द वेपर फेज, तभी तो वो सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेगा ना। cannot be separated by fractional distillation and very very important, if they cannot be separated by fractional distillation, तो मतलब वो उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे वो मिक्सचर प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। सो ये एक पार्ट जो आपको डेफिनेशन में समझना है, ये एक पार्ट जो आपको डेफिनेशन में समझना है कि एजियोट्रोप्स की डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एजियोट्रोप बनता कब है, जब आपका लार्ज डिविएशन हो। सो ये राउल्ट्स लॉ का ही फर्दर एक्सटेंशन बोल सकता हूं। सो लार्ज डिविएशन जब हो जाए, जब लार्ज डिविएशन हो, अब पॉजिटिव लार्ज तो मतलब वेपर प्रेशर हाई है, वेपर प्रेशर हाई है मतलब इंटरैक्शंस वीकर हो गई हैं, इंटरैक्शंस वीकर हो गई हैं तो मतलब मेरे बच्चे उसको बॉईल करने में बहुत कम टेम्परेचर लगेगा, इसलिए पहला क्लासिफिकेशन आ गया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अदर वे अराउंड, अगर नेगेटिव डिविएशन है, मतलब लार्ज नेगेटिव डिविएशन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप हो जाएगा। फेयर, सिंपल, आसान, कोई भी इसके अंदर तकलीफ नहीं रखनी है। और दोनों के लिए आपको एक एक एग्जांपल याद रख लेना है, एंड माइंड इट, इथेनॉल इन वाटर के साथ उसका कॉम्पोजिशन 95% पे ये एजियोट्रोपिक है एंड 68% पे ये एजियोट्रोपिक है। दिस इज अ मैक्सिमम बॉइलिंग, दैट्स अ मिनिमम बॉइलिंग। अल्कोहल इन वाटर, तो अल्कोहल आ गया मतलब पॉजिटिव डिविएशन होगा, कितने पे, 95% पे एजियोट्रोपिक बनेगा। बच्चे प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। अरे ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से हम यहां पर एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस को कंप्लीट करते हैं और हमारे मैप में एजियोट्रोप्स को ऐड करते हैं। अब बचा सिर्फ लास्ट वाला पार्ट भैया, लास्ट वाला पार्ट जिसमें हमको क्या करना है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज समझनी है,
राइट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द सल्यूट पार्टिकल्स। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि सल्यूट कौन से टाइप का है, वो बोलते हैं यार हमें फर्क पड़ता है नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं। बस उतनी ही चीज आपको समझनी है। उतना समझ लिया, 4 प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला समझ लिए, खत्म, ये चैप्टर इज ओवर। और इसी तरीके से जो मैं आपको बोल रहा था, सिर्फ 5 सिटिंग्स के अंदर, एक एक घंटे की सिटिंग, 5 घंटे, एक एक घंटे की सिटिंग, खत्म ये चैप्टर। और वो एक एक घंटे में आपको सिर्फ देखना 15-15 मिनट्स ही है। पाजी की कक्षा का ये वीडियो जो आपको क्या दे रहा है? स्ट्रैटेजी दे रहा है। वो स्ट्रैटेजी तो समझना है, बाकी पढ़ तो आपने लिया ही है, पूरे साल आपने पढ़ा है भाई, बहुत मेहनत की है आप लोगों ने। अरे है कि नहीं? परफेक्ट है ना? तो चलो चलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझने। तो चलो शुरू करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसा कि मैंने बताया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ओनली डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। अब ये 4 होती हैं, यू नो दोस 4 प्रॉपर्टीज, राइट? वो 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं? RLVP, relative lowering in vapor pressure, delta TB, elevation in boiling point, delta TF, depression in freezing point, and osmotic pressure, that is nothing but 4 properties which will be killing this chapter. Why? Because अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है वो पूरा का पूरा इस पूरे पोर्शन में आपको दिखाई देगा, राइट? अब एक एक करके मैं सारी प्रॉपर्टीज को तो डिटेल नहीं करूंगा, बिकॉज वो तो भैया आपका काम है, आपको समझना है कि हर एक प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट्स हैं थ्योरेटिकली जो हमें पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्मोटिक प्रेशर अगर मैं लूं तो ऑस्मोटिक प्रेशर में आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, वो एक तो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर यहां से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर वाले पार्ट में से। जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा कि blood cells which are 0.9% NaCl are dipped into 1.5% NaCl solution. What will happen? Whether the cells will swell, whether they will shrink or shrivel, ऐसे करके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस यहां से आते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन। सो व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट? इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर अ 1 मोलर सॉल्यूशन। सिंपल। ऐसे ही डेल्टा टीबी में इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, सो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। दैट्स आल्सो वेरी वेरी इजी, राइट है। फिर आता है आपका कि डेल्टा टीएफ, दो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इन दोनों के ग्राफ्स, उनके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा जहां पर मैं सिर्फ ग्राफ्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं। पूरे चैप्टर के मैंने अभी तक कोई भी ग्राफ्स नहीं लिए, सो आई विल कीप एडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर, स्ट्रेटजी 2, स्ट्रेटजी 3 फॉर द वीडियो, फॉर द चैप्टर, राइट? तो एक में हमने पूरा थ्योरी कवर किया, दूसरे में हम सिर्फ ग्राफ्स को समझेंगे, तीसरे में हम सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दैट्स इट, खत्म हो गया, चैप्टर इज ओवर। हाँ, तो भैया बने रहना है आपको पाजी की कक्षा के साथ, राइट? तो चलो एक एक करके इन सारे फॉर्मूलास को देख लेते हैं और आपको बता देते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर, डेल्टा टीएफ, सबसे बड़ी गलती यहां पर क्या होती है? डेल्टा टीएफ में बच्चा यही नहीं समझ पा रहा है कि सर वो टीएफ नॉट माइनस टीएफ है या फिर सर टीएफ माइनस टीएफ नॉट है। सबसे ज्यादा बच्चे प्रॉब्लम में हैं, यहां पर कंफ्यूज रहे। अरे भाई कंफ्यूज नहीं होना है, देखो प्रॉपर्टी का जो नाम है ना वो आपको सब कुछ बताती है। भाई बोल रही है कि मैं डिप्रेशन में हूं, है, मैं डिप्रेशन में हूं, बच्चा बोलेगा सर हमारी कहानी बता रहा है ये तो, है? नहीं टेंशन मत लो भाई, डिप्रेशन हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, किसका? सॉल्यूशन का। किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में मेरे बच्चे। तो मुझे बताओ टीएफ नॉट is greater than TFS, yes or no? That is solution, है ना? उसको एनसीईआरटी TF के फॉर्म में डिनोट करता है तो अपने TF लेके चलते। तो अगर मेरे बच्चे TF नॉट इज ग्रेटर देन TF तो मुझे बताओ कि डेल्टा TF will be TF नॉट minus TF. Why? Because higher minus lower,
ये वैल्यू तो हमेशा क्या रहनी चाहिए भाई, पॉजिटिव ही रहनी चाहिए ना। तो नॉट माइनस एफ होगा इन केस ऑफ डिप्रेशन। अब आप सोचो, ध्यान दो, मैंने बोला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो मतलब TB is greater than TB naught. And if TB is greater than TB naught, तो my dear friend, delta TB will be TB minus TB naught. होगा ना? सिंपल, नाम से ही पता चल रहा है। अब आप सोचो और कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि अगर मैं बोल रहा हूं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, relative lowering in vapor pressure which is denoted by delta P by P naught, लिखा है वहां पर, राइट? सो relative lowering in vapor pressure is delta P by P naught। तो गैस एंड गैस के अंदर आप चीटिंग भी कर सकते हो। हाँ, तो अगर आप चीटिंग करोगे तो बताओ ये P naught माइनस PS होगा या PS माइनस P naught, या PS की जगह पे बेसिकली आप P लिख सकते हो because NCERT take that as P, so P minus P naught या P naught minus P। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होगा RLVP, relative lowering in vapor pressure। सिंपल, ये 4 फॉर्मूलाज जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चारों फॉर्मूलाज में आपको डायरेक्टली ये वाले फॉर्मूलाज लर्न नहीं करने हैं, ये डिटेलिंग मैंने आपके लिए रखा हुआ है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डेल्टा TF इज KF इनटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी आप कहां से रिलेट कर लोगे, कंसंट्रेशन वाले टर्म्स में से, राइट? सेम वेज डेल्टा TB इज आल्सो KB इनटू मोलैलिटी, कहां से रिलेट कर लोगे, अगेन कंसंट्रेशन टर्म्स में से। एंड फाइनली डेल्टा P by P naught is mole fraction of solute and that is nothing but moles of solute by moles of solvent। वैसे तो टोटल मोल्स, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज ट्रू फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली। तो आपको क्या करना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, एंड इसको अब आप क्या लिख सकते हो, W2 by M2 एंड W1 by M1 होगा, वो M1 ऊपर चला जाएगा, राइट? सो दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट, दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आप समझो स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी ये है कि आपको ये फॉर्मूला का लिस्ट बना के नोटिस बोर्ड पे डाल देना है। जब तक आप ये काम नहीं करोगे, पाजी या मैं बोलूं मां सरस्वती भी नीचे उतर के अगर पढ़ाएंगी तो आप ये चीज नहीं कर पाओगे। आपको डे टू डे जिंदगी के अंदर ऐसी दीवारें अपने अराउंड बनानी पड़ेंगी फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स। सो एक दीवार पे मैं मान लेता हूं कि आपका टीवी है, बाकी की 3 दीवार जो आपकी खाली हैं उनको 3 सब्जेक्ट्स के लिए डिवाइड कर दो, एक फॉर फिजिक्स, एक फॉर केमिस्ट्री, तीसरा फॉर बायो या फिर मैथ्स। और अगर आप PCMB के स्टूडेंट हो तो मैथ्स वाली वॉल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, मैथ्स एंड बायो, या बायो वाली को 2 पार्ट में। तो आपको ये चीज समझनी, these should be the notice boards of your subject wise। कुछ चीजें तो ऐसी हैं ही बच्चे की जो आपको 11th-12th लेवल पे अपने नोटिस बोर्ड पे डाल के रखनी पड़ेगी, और डे टू डे बस देखना है उनको, नथिंग एल्स। यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व एंड यू विल सी दैट ये चीजें कितनी आसान होती चली जाएंगी। अब यहां तक सब कुछ अच्छा था, प्रॉब्लम ये आया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज क्या है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जब यूज पता किया गया तो पता चला कि यार इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट मोलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट। कौन सा मोलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट भैया? अननोन सॉल्यूट, जहां पर हमें पता नहीं है कि सॉल्यूट क्या है, तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के मेजरमेंट से विद द रिस्पेक्ट टू नोन सॉल्यूट का जो सॉल्यूशन है उसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अननोन सॉल्यूट का मोलर मास। यूज हम उसके लिए कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जब हम कैलकुलेट करने लगे तो बहुत सारी जगहों पे मोलर मासेस जो है वो अबनॉर्मल हो गए मेरे बच्चे। और वो अबनॉर्मल मोलर मास फाइंड आउट करने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि वैंट हॉफ था। सो मेरे प्यारे दोस्तों, वैंट हॉफ ने बोला कि यार ऐसे सॉल्यूट्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब जो डिसोसिएट होते हैं, या फिर ऐसे सॉल्यूट
जो किसी गिवन सॉल्वेंट में जाके एसोसिएट कर दे, मतलब दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है बिकॉज वो सॉल्वेंट में रहना नहीं चाहता है। सेम वेज ऐसे सल्यूट्स जो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जाने में डिसोसिएट हो जाए, जैसे NaCl पानी में डालो, किस में डिसोसिएट हो जाएगा? Na+Cl-। अब क्वेश्चन ये है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो किस पे डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे। अब अगर आपने NaCl का 1 मोल डाला तो ये भैया टूट के क्या बना देगा? Na++Cl-, मतलब 1 मोल ये और 1 मोल ये। तो सॉल्यूशन के लिए एक्चुअली में 2 मोल्स ऑफ सल्यूट आ गया है सिस्टम में। तो वो तो आपको प्रॉपर्टी का वैल्यू मेजरमेंट करने पे एग्जैक्टली डबल देगा, है ना? तो वहां पर मोलर मास कैसा हो जाएगा? एबनॉर्मल हो जाएगा। तो वैन टॉफ बोला कि यार देखो इस चीज का सोल्यूशन है मेरे पास, अगर आप लेना चाहते हो ना तो मेरे पास इसका सोल्यूशन है। आप क्या करो, आप एक वैन टॉफ फैक्टर इंक्लूड कर लो, सारे फॉर्मूलाज में एक वैन टॉफ फैक्टर इंक्लूड कर लो, विच इज नथिंग बट नॉर्मल मोलर मास ऑफ दैट सोल्यूट अपॉन द एबनॉर्मल मोलर मास जो आपको एक्चुअली में मिल रहा होगा। सो दिस यू विल गेट फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला जो आप कैलकुलेट करोगे, एंड दिस इज द थ्योरेटिकल मोलर मास ऑफ दैट सॉल्यूट। वहां से उसका क्या निकल आता है? वैन टॉफ फैक्टर निकल आता है। या अदर वे अराउंड आप वैन टॉफ फैक्टर को ऐसे भी लिख सकते हो दैट इट इज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो बेसिकली प्रैक्टिकली ढूंढी गई है, डिवाइडेड बाय द थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप फॉर्मूला से निकालते हो। तो अगर आप देखो तो इन केस ऑफ NaCl द वैल्यू विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ x, और एक्चुअली में आना कितना चाहिए? x। तो x से x अगर कट गया तो I की वैल्यू मिल गई मुझे कि वो 2 आएगी फॉर अ सल्यूट लाइक NaCl। बट अगर मैं एक एग्जांपल लूं, लेट्स से कि मैंने एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला है। अब अगर मैंने एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला तो मेरे बच्चे ये पोलर है और ये नॉन पोलर है, दोनों साथ में रहना चाहेंगे नहीं, सॉल्युबिलिटी वाले सेक्टर में हमने पढ़ लिया। तो बेसिकली होगा क्या कि ये एसिटिक एसिड वाला जो पार्ट है, ये दो मॉलिक्यूल्स एक की तरह बिहेव करेंगे। मतलब एक्चुअली में आपने डाले होंगे 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, बट वो बिहेव कैसा कर रहा होगा? 1 मोल। तो अब अगर आप देखो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व्ड आएगा वो एक्चुअली में 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आना चाहिए था 1, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2। क्लियर है ये चीज? तो आपको ये चीज समझनी है कि ये एबनॉर्मल मोलर मासेस के आते ही हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला में क्या इंक्लूड हो जाएगा? I इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर हम एक स्टेप पीछे जाएं और वहां पर जाके आपको ये रियलाइज करवाएं कि आपको कहां कहां पे I ऐड करना है, तो देखो यहां pi is equal to, if I have to write down the formulas again, तो pi equals to I into C into R into T। ये I की वैल्यू से हमें पता चलेगा कि भैया पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे हैं या एसोसिएट हो रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि भैया I अगर ग्रेटर देन 1 आ गया तो मतलब इट इज द केस ऑफ डिसोसिएशन, अगर I लेस देन 1 आ गया तो इट इज द केस ऑफ एसोसिएशन, और अगर I 1 के बराबर आ रहा है तो मतलब ना ही ये एसोसिएट कर रहा है और ना ही ये डिसोसिएट कर रहा है। अब लिखने का तरीका देखो भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसी तरीके से लिखा तो ये छोटे छोटे फिगर्स आपको याद रह जाएंगे, एंड दैट्स हाउ बेसिकली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। अब हर जगह पे आई, सो यहां पर भी आपको I से मल्टीप्लाई करना है, यहां पर भी आपको I से मल्टीप्लाई करना है, यहां पर भी आपको I से मल्टीप्लाई करना है। Why? Because W2/M2 is actually nothing but moles of solute। moles of solute को I से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें पता चलेगा कि वो डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है। अब क्वेश्चन वैन टॉफ बोला यार आधी अधूरी कहानी क्यों छोड़ू? पाजी की कक्षा पे भी जब कंप्लीट स्ट्रेटेजी दी जा रही है और अगर बच्चा पूरी स्ट्रेटेजी देख ले रहा है तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है।
तो मैं भी आधे अधूरे कॉन्सेप्ट पे क्यों छोड़ू भाई, हाफ कुक्ड स्टोरी क्यों दूं मैं भैया। आई की वैल्यू से वो बोला कि आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो। अल्फा देखते ही बच्चा घबरा गया, अरे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हाँ आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो, और आई की वैल्यू मिलते ही आप बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब ये दोनों डेरिवेशंस कोई काम के नहीं है, बस आपके लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि अगर आई जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल NaCl जो है वो टूटा, Na प्लस Cl माइनस दिया, है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं इसके, 2। ये आई के बराबर तब होता है जब 100% डिसोसिएशन हो रहा है। बट अगर अल्फा की वैल्यू 100% नहीं है तो फिर आपको एक रिलेशन यूज करना पड़ेगा, अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन N-1। सेम वेज यहां पर बीटा यूज करना पड़ेगा, बीटा इक्वल्स टू I-1 अपॉन 1 अपॉन N-1। क्यों ये 1 अपॉन N हो गया, क्योंकि आपका जो पार्टिकल्स हैं वो एसोसिएट हो रहे हैं, राइट है। तो बस ये दो फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं, लिख लेने हैं। ये आपके माइंड मैप में इंक्लूडेड नहीं है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये पर्पसली हमने मिस किया है ताकि जो बच्चे वीडियो देखे अंत तक उनके लिए ही ये फॉर्मूलाज ओपन हो। एंड आई एम श्योर कि आप एक बहुत ही अच्छे विद्यार्थी की तरह वीडियो को अंत तक देखे हैं। एंड विद दिस माय डियर फ्रेंड, इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है। एंड इफ यू सी, आपका लास्ट ब्लॉक यहां पर कंप्लीट हो गया है एंड पूरा माइंड मैप आपके लिए रेडी हो गया है। सो विद दैट, आज की ये कक्षा यहां पर ही समाप्त घोषित होती है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इन स्ट्रेटेजी वीडियोस को बहुत ही पॉजिटिव फॉर्मेट में लेके एकदम नोटबुक पेन के साथ लिखते चले जाना है, एंड यू विल सी द चैप्टर विल स्टार्ट टू गेट ओवर स्लोली एंड स्टेडीली फॉर यू। इसी तरीके से हम नेक्स्ट कक्षा में मिलेंगे with some more strategies of the same chapter as well as the upcoming chapters. Till then, please take care of yourself and please share this video with someone who would really need it, right? So, मिलते हैं next कक्षा में. Thank you so much. Bye bye.